अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा। आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। अगेती मटर की अधिक उपज देने वाली किस्में एवं बुआई विधि पर जानकारी। धान की बढ़वार को बाधित करने वाले रोग एवं उससे बचाव। जिन किसान भाइयों के खेत किन्हीं परिस्थितियों के कारण खाली रह गए हैं, तो उनके लिए अगेती सब्जी मटर की खेती के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। अतः जो कृषक इस समय मटर की खेती करना चाहते हैं, तो वे कौन कौन सी किस्मों का चयन करें एवं बुआई किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं त्रिहेतु कृषि महाविद्यालय ढोली जिला मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र कुमार। आगात खेती करने के लिए आपको कुछ अच्छी वेराइटी हैं जिसको कि आप कम समय में फली तैयार हो जाती हैं, तो उसको आप लगाना चाहिए। जैसे कि अभी सबसे प्रमुख वैरायटी है काशी नंदनी। ये 70-75 दिन में इसकी फली आ जाती है। दूसरी जो प्रभेद है वो बहुत पॉपुलर पहले से भी है, आर्केल। उसकी भी है कि 65 से 70 दिन के अंदर उसकी फली मिलने लगती है। इसके बाद कुछ थोड़ी मध्यम अवधि की प्रभेद हैं जो कि आप उसमें लगा सकते हैं, जिसमें आपको प्रमुख है जवाहर मटर 1, 2, 3। तो ये मुख्य प्रभेद हैं जो कि आप अर्ली में लगा सकते हैं। मटर की फसल से हरी फली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है, जिनमें सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चयन की। तो मटर की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी में जिसमें जल का निकास अच्छा हो उत्तम होती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अब बात आती है भूमि की तैयारी की। तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर भूमि को समतल बनाएं। अर्ली में लगाने के लिए आपको कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से शुरू में इसकी मोर्टेलिटी जो गलने और मरने की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए इस पे ध्यान देना है कि पहले तो आप बीज अच्छा तरह से उपचारित करें। बीज उपचार के लिए हर दलहन और वाली फसल में आपको ध्यान देना है कि पहले उपचारित करें आप फंजीसाइड से। फंजीसाइड्स में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति केजी बीज के लिए। उसके बाद उसकी उपचार आप कार्बोफ्यूरान या क्लोरपाइरिफास के से आप इसका करें। अंत में जो सबसे प्रमुख चीज़ इसमें है राइजोबियम का। मटर के लिए जो उपलब्ध राइजोबियम पैकेट है उससे उपचार करना चाहिए। एक ध्यान रखना होगा आपको कि जो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का उपचार है और राइजोबियम का उपचार है उसके बीच में कम से कम 3-4 घंटे का समय होना चाहिए। तो ऐसा अगर उपचार कर लेते हैं। दूसरा चीज़ है अर्ली लगाने में आपको मिट्टी का उपचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी में जो फफूंद होते हैं
तो बरसात या अधिक नमी के कारण वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं और जैसे ही पौधे जर्मिनेट करते हैं उस पर अटैक करते हैं, तो उसके वजह से वो तुरंत जर्मिनेट करके तुरंत पौधे मर जाते हैं। तो अगर मिट्टी का भी उपचार कर लें और इसका उपचार कर लें तो आप मोर्टेलिटी कम हो। मिट्टी के उपचार करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम कार्बेंडाजिम के हिसाब से आप उसको घोल बनाएं और पूरे मिट्टी में उसकी ट्रेंचिंग करें, पानी घोल बना के छिड़कें और उसके बाद उसको अच्छी तरह से खेत में मिला दें। अब महत्वपूर्ण एक बात और आती है कि बुआई में आप क्या करें। बुआई शुरू में जो बुआई की जाती है कम अवधि की लगाने का, तो आप पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी है इसमें, क्योंकि पौधा बहुत ग्रोथ नहीं करता है, बहुत छोटे छोटे पौधे फलते हैं। इसलिए इसमें टोटल जो बीज की मात्रा है वो लगभग आप प्रति एकड़ अगर आप करेंगे तो 45 से 50 किलोग्राम बीज लगता है मटर का। आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो मटर की खेती के लिए गोबर की सड़ी खाद 200 क्विंटल, 75 किलो स्फूर तथा 40 किलो पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर को खेत की अंतिम तैयारी करते समय मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं। 30 किलो नाइट्रोजन को बीज के अंकुरण के समय कतारों में देना चाहिए। इसके मध्य व्यवस्था करने की बात होती है, इसमें सिंचाई की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है, मगर खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस महीने में खरपतवार काफी प्रकोप करते हैं। तो अगर आप किसान भाई समझते हैं कि हमारे खेत में खरपतवार हम मैनुअली अपने हाथ से खुरपी से नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पहले से ही प्रति एकड़ 1 लीटर पेंडीमेथिलीन 200 लीटर पानी में घोल के बुआई करने के तुरंत बाद खेत में छिड़काव करें। तो वस्तुतः जितनी खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाली, सकरी पत्ती वाली, वो सब उसमें उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। इस तरह से आप पूरी फसल को बचा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। धान की बढ़वार को बाधित करने वाले रोग एवं उससे बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। धान की खेती हमारे प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। यह फसल अभी भी बढ़वार की अवस्था में है, जिस पर इस समय विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो आप इन रोगों को किस प्रकार से पहचानें और इनका नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। आपके खेत में पत्ती जो खास करके पीले पड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो बीमारी है झुलसा रोग, जिसे झोंका रोग भी कहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि इस रोग का लक्षण शुरू में जब पौधा करीब 30 से 40 दिन का होता है, उस समय इस रोग का लक्षण दिखाई पड़ता है। सबसे पहले पत्ती में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पत्ती में ये शुरू में छोटा सा धब्बा बनता है जो भूरा रंग का होता है, जो आगे चल करके धीरे धीरे लंबा होता है और वो नाव के आकार का ले लेता है। तो इस तरह का जब धब्बा दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से समझिए कि झोंका रोग या झुलसा रोग का लक्षण है, जो खास करके देखा जाता है धान में होता है। तो इसकी रोकथाम हेतु किसान भाई आपको हम बताना चाहेंगे, चूंकि यह रोग वास्तव में देखा जाता है बीज जनित रोग भी है। तो बीज जनित रोग को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, बीज बोने से पहले बीज का आप बीज उपचार करें। बीज उपचार जनरली हम लोग बोलते हैं साफ नामक दवा या बेविस्टिन नामक दवा से ही बीज उपचार करना चाहिए। एक चीज याद रखें किसान भाई कि सही दवा के साथ साथ दवा का सही मात्रा देना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि साफ या बेविस्टिन से बीज उपचार करते हैं तो दवा का जो मात्रा होगा 2 ग्राम दवा प्रति केजी बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। दूसरा, और नाइट्रोजन जो खेत में हम अप्लाई करते हैं उसको 2 बार या 3 बार
बांट के करना चाहिए। कम से कम 20 से 25 दिन के अंतराल पर ही किया जाता है। तो यूरिया को हमेशा 2 या 3 भाग में बांट करके 15 से 20 दिन के अंतराल पर या 20 से 25 दिन के अंतराल पर आप यूरिया का छिड़काव करें खेत में। इससे निश्चित रूप से आपके खेत में झुलसा रोग का प्रकोप कम दिखाई पड़ेगा। तीसरा, यदि खेत में रोग के लक्षण आवे तो निश्चित रूप से मार्केट में उपलब्ध है ट्राइसाइक्लाजोल, जिसको हम लोग बीम के नाम से भी जानते हैं। तो ट्राइसाइक्लाजोल या बीम दोनों में से कोई एक दवा 6 ग्राम दवा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करने पर निश्चित रूप से ये झुलसा रोग या झोंका रोग को आसानी से हम लोग रोक सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी और होती है, खास करके जिसको हम लोग बोलते हैं भूरा चित्ती रोग। भूरा चित्ती रोग वो देखा जाता है टाण जमीन में खास करके बहुत ज़्यादा होता है। ये भूरा चित्ती रोग वास्तव में फफूंद के द्वारा होता है, जिसको हम लोग कवक भी बोलते हैं। तो कवक के द्वारा ही फैलता है। इसमें भी होता क्या है, पत्ती में सबसे पहले इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिससे भूरा रंग का धब्बा बनता है। शुरू में ये भूरा रंग का होता है जो गोल या अनियमित आकार का होता है। धीरे धीरे पत्ती जलने लगता है और कह सकते हैं कि पत्ती धीरे धीरे सूखने लगती है उसमें भी। और जो बाद में जाकर के इसका दाना, जब दाना बन जाता है, दाना में भी इस रोग के लक्षण आते हैं। दाना में भी कहीं कहीं देखा जाता है छोटा छोटा भूरा भूरा धब्बा बनता है, जिसके कारण से उपज में कमी आती है, साथ साथ उसकी धान के गुणवत्ता में भी कमी आती है। और ये भूरा चित्ती रोग रोकने के लिए किसान भाई आपको एक बताना चाहेंगे, वास्तव में से देखा जाता है झारखंड में कि बहुत सारे किसान हमारे खेत पोटास का प्रयोग बहुत कम करते हैं, खास करके धान में। तो जिस खेत में पोटास की कमी होगी निश्चित रूप से उस खेत में खासकर देखा जाता है भूरा चित्ती रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये बताएंगे कि किसान भाई अपने खेत में पोटास का अवश्य प्रयोग करें। अगर भूरा चित्ती रोग को रोकना है तो पोटास को अवश्य डालें अपने खेत में। दूसरा, जो ही रोग का लक्षण दिखाई पड़े आप यथाशीघ्र साफ नामक दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करने पर आप आसानी से इसको भी आप रोक सकते हैं। तीसरा, कि जिस खेत में अगर समय पर ये घास निकाल देते हैं तो उस रोग को आसानी से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, भूरा चित्ती रोग को। क्योंकि ऐसा देखा जाता है भूरा चित्ती रोग से जो कवक है, ये जो फफूंद है, वो भी घास में वो जीवित रहते हैं, घास पे पनपते हैं और समय पे यदि निकाल देते हैं तो निश्चित रूप से बीमारी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम समझते हैं आपको बताया गया जो भी जानकारी मैंने दिया उस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी उपज ज्यादा मिलेगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, तूने बंसरी छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, दौर जिसे भूलने पर भी बिसारा नहीं जा सकता। के सब रस ले लिया रे बिजड़े। देखिए सुनहरे दौर के गीतों का प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल से खरपतवार निकालकर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन का उपरिवेशन करना लाभकारी रहेगा। धान की फसल में तनाछेदक तथा पत्ती लपेटक कीट के प्रकोप से बचाव हेतु काटाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया में मिलाकर व्यवहार करें। धान की खड़ी फसल में कहीं कहीं खैरा बीमारी दिखाई पड़ने पर खेतों में जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें।
सितंबर अरहर की बुआई शुरू कर दें। इसके लिए पूसा 9 तथा शरद प्रभेद अनुशंसित है। वर्तमान समय तोरिया की बुआई हेतु उपयुक्त है। इस हेतु इसकी उन्नत प्रजातियां इस प्रकार से हैं: BR23, T9, PT 303, पांचाली, भवानी इत्यादि ही व्यवहार में लें। इसी प्रकार जो किसान भाई इस समय आलू की बुआई करना चाहते हैं उनके लिए आलू की उन्नत प्रजातियां कुफरी अशोका, कुफरी सूर्या, कुफरी पुष्कर एवं कुफरी पुखराज, जिसकी अवधि 80 से 90 दिन की होती है, सितंबर की शुरुआत में ही इसकी बुआई कर सकते हैं। वर्तमान समय कुल्थी की बुआई हेतु उपयुक्त है, अतः कुल्थी की उन्नत किस्में जैसे मधु, बिरसा कुल्थी 1 या BR10 को ही लगाएं। प्याज का पौध जो कि 45 से 50 दिनों का हो गया हो, तैयार उथली क्यारी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। वातावरण में नमी बढ़ने से भंडार गृह में रखे अनाज में कीटों द्वारा हानि हो सकती है, अतः भंडारित अनाज की जांच कर लें। कीट का प्रकोप दिखने पर अनाज को अच्छी तरह धूप में सुखाकर पुनः भंडारित कर लें। धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उनमें 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। फूल गोभी की फसल में पत्ती खाने वाले कीट की रोकथाम हेतु स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम की खड़ी फसल में लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीटों का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, खीरा में लाल बिरंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरोवास 76 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा 50 संबंधी 50 के अनुपात में खिलाएं तथा 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण व नमक प्रतिदिन दें। मशरूम उत्पादक ऑयस्टर मशरूम की सीजर काजू प्रजाति की बिजाई करें। दूधिया मशरूम में यदि कवक जाल पूरी तरह से फैल गया हो तो चिकनी मिट्टी 2 भाग एवं बालू 1 भाग मिलाकर उपचारित करने के बाद केसिंग करें। हल्दी, अदरक और सूरण की फसल में झमाझम हो रही वर्षा के जल को अच्छी तरह से बहाव कर दें एवं जल को किसी भी हालत में जमा न होने दें। हल्दी एवं अदरक में खरपतवार निकालकर मिट्टी चढ़ाते समय 28 किलोग्राम यूरिया एवं पोटास 34 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। ओल में पौधे के तनों के चारों तरफ 3-4 ग्राम यूरिया एवं 4 ग्राम MOP प्रति गड्ढा डालकर मिट्टी चढ़ा दें। ध्यान रहे कि उर्वरकों का सीधा संपर्क पौधों के तने से न हो। गर्भवती बकरियों एवं नवजात शिशुओं को सांद्रित भोजन एवं पेड़ों की पत्तियां दें। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले बैलों को भी सांद्रित एवं उच्च ऊर्जा स्रोत वाले भोजन दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला मुजफ्फरपुर ढोली से विवेक कुमार सूर्यवंशी, आप सरगुजा की उन्नतशील किस्मों पर जानकारी चाहते हैं तो विवेक जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रामतिल की फसल की, जिसकी खेती बहुतायत में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इसकी विशेष रूप से खेती की जाती है और कुछ समुचित प्रबंधन करके ही हम इसकी खेती कर सकते हैं। संसाधन बहुत ज़्यादा जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए अगर हम सबसे पहले बात करें खेत चयन की, तो ऐसे खेतों का चयन करें जिसकी भूमि हल्की भूमि और दोमट मिट्टी हो, जिसमें जल निकास अच्छी तरीके से होता हो और किसी प्रकार से पानी का भराव की स्थिति ना बनती हो। और साथ ही साथ अब हम बात करें कि जब हम खेत तैयार करते हैं तो खेत तैयार करने के दौरान ही हमें जो खाद है वो देना चाहिए। इसके लिए लगभग अगर गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध है तो गोबर की खाद खेत तैयार करने के लगभग 1 माह पहले खेत में डाल देगा और लगभग 10 से 15 कुंटल तक अगर आपके पास पर हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद उपलब्ध है तो उसको अच्छी तरीके से खेत में मिला देगा और छोड़ देगा। इसके बाद जब आप खेत तैयार कर रहे हैं उस दौरान आपको नाइट्रोजन की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और जो स्पूर है उसकी 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के पूर्व आपको अच्छी तरीके से खेत में मिलाना है। और इसके बाद जब हम बुआई कर देते हैं तो बुआई करने के लगभग 20 से 25 दिन बाद जब हम निराई गुड़ाई करते हैं उस दौरान आपको जब हम निराई गुड़ाई कर देंगे उसके बाद आपको इसमें 10 किलोग्राम नाइट्रोजन
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना है और इससे आपकी फसल की पैदावार तेजी से बढ़ेगी और साथ ही साथ अच्छा उत्पादन होता है। जो रामतिल की फसल है, इसमें अगर किस्मों की जब हम बात करते हैं तो इसमें उदकमंड जो है, जो कि जिसकी अवधि लगभग 110 से 115 दिन होती है। इसके अलावा दूसरी प्रजाति की हम बात कर रहे हैं तो वो है IG-P73 या 73 जो है, इस किस्म का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा GA5 जो किस्म है, ये लगभग 95 से 100 दिन की फसल की अवधि है। इसके अलावा GA10 जो किस्म है, ये जो किस्में हैं, इन्हीं अनुशंसित किस्मों का ही हम अगर किसान भाई उपयोग करें तो निश्चित रूप से आपको अच्छी फसल की पैदावार प्राप्त। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। तिल की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट एवं बचाव पर जानकारी। अरहर में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग एवं उनकी रोकथाम। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।